हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हमने प्रीवियस पार्ट्स में कवर किया था अपना डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को कवर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले पार्ट्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आज जो हम बात करेंगे अपने एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ऐसे अगर बात की जाए आपके कंप्रेशन मेंबर की, तो कंप्रेशन मेंबर को आप एज ए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी स्टडी करते हैं, जहां पर आप अपना कंप्रेशन मेंबर का कंप्लीट एनालिसिस कर पाते हैं डियर। बट जब हम बात करते हैं आपके एज ए कंप्रेशन मेंबर आपके आरसीसी के अंदर और आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वहां पर आप अपने कंप्रेशन मेंबर का प्रॉपर डिजाइन कर पाते हैं डियर। तो यहाँ पे जो हम कवर करेंगे आप कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट्स रहने वाला है वो आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट्स रहेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी टॉपिक्स को कवर करते हैं उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते ही नहीं है, और जब इंट्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते ही नहीं है तो जो भी कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो उसी को क्या कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। और ऐसे में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ज्यादातर मतलब 90% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट से ही पूछे जाते हैं। वो इंट्रोडक्टिव पार्ट्स आपके कोई भी टॉपिक का हो सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आज की डेट में पूछे जा रहे हैं वो आपके आरसीसी स्ट्रक्चर से ही पूछे जाते हैं डियर। तो आइए बात करते हैं अपने आज के इस सेशंस की। आज के इस सेशंस में आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम। जी हाँ, यहाँ पर हालांकि ये कंप्रेशन मेंबर ही है, बट जब हम इसको आरसीसी के अंदर कवर करने वाले हैं तो इसको हम ऐसे कॉलम यहाँ पर डिजाइन करना सीखेंगे। क्लियर है? तो अब बात करते हैं अपने इस लेक्चर्स की। इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है। कुछ बातें मैंने इस डायग्राम से रिलेवेंट आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, यानी कि बीम एंड स्लैब को, तो पहले आप उसको वहां पर देख सकते हो। क्लियर है? क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जो आप पहले से ही जानते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है, और सर हमारा जो कॉलम है वो किस तरह का मेंबर है, वो तो आप सभी को ही पता चल गया होगा कि सर कॉलम एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। तो डायग्राम से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी आप क्या करते हो, डेफिनेशन को रटते हो, वो डेफिनेशन आपको आज के बाद रटनी नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर इस डायग्राम के कंपोनेंट की स्टडी करनी है तो ये जो आपको डायग्राम के कंपोनेंट्स है इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। ये क्या है सर आपके पास, दिस पार्ट को क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा आपका दैट इज बीम। क्या बोला जाएगा? ये बीम है। और जो इसके अंदर का ये जो फ्लैट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सर, इसको क्या बोला जाएगा सर, ये स्लैब। ठीक है? और स्लैब के बाद आपके पास ये कुछ वर्टिकल टाइप्स के मेंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4। एक आपको मैंने डॉटेड में दिखाया, यानी कि वो आपके बैक में होगा। क्लियर है? तो ये क्या आपके पास वर्टिकल मेंबर्स है। जरूरी नहीं है वर्टिकल ही हो सकते हैं, ये आपके इंक्लाइन भी हो सकते हैं। और ये जो वर्टिकल मेंबर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, आप कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका कॉलम बोला जाता है। अब जो कॉलम जिस पे रेस्ट पे होता है, सॉइल पे रेस्ट पे होता है, तो ऐसे तो नहीं है कि कॉलम को आप डायरेक्ट सॉइल पे रेस्ट करवा दो। हाँ, आप करवा सकते हैं अगर आपका जो सॉइल का जो स्ट्रेटा है वो काफी हार्ड है, बट वहां पे हमें फिर भी कुछ ना कुछ उसका फाउंडेशन लेवल बनाना होगा, ताकि जो आपका कॉलम है वो काफी मजबूत रह सके। ठीक है? अब जो कॉलम है, कॉलम जिस पे रेस्ट पे होता है उसको क्या बोला जाता है सर, उसको फुटिंग बोला जाता है। जो इंडिविजुअल कॉलम जिस पे रेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ कॉलम की जो फुटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है सर, उसको आप फाउंडेशंस बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख देते हैं सर, यहाँ पर ये हो गया आपके पास दैट इज फुटिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी कॉलम के ऊपर जब भी लोड कैसे ट्रांसफर होगा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब जो आपका स्लैब के ऊपर जब लोड एक्ट करेगा तो स्लैब से कहां पे ट्रांसफर होगा, आपके बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा, और बीम से कहां पे ट्रांसफर होगा, आपके कॉलम पे होगा, और कॉलम से कहां पे होगा, आपके फुटिंग पर ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सर कॉलम क्या है। कॉलम को कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए सर कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। तो देखिएगा, तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं आपकी किसकी, दैट इज कंप्रेशन मेंबर। ठीक है?
कि कंप्रेशन मेंबर आपके पास क्या होता है। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, जैसे कि आपका कॉलम और स्ट्रट क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। तो यहां पे लिख देते हैं कॉलम एंड स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। कॉलम और स्ट्रट क्या है आपके पास, एक प्रकार के कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है। अब सर ये कंप्रेशन क्या होता है, यानी कि कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं। कंप्रेशन मेंबर आपके पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। तो यहां पे लिखे कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ये क्या होते हैं आपके पास, एक प्रकार के स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, जो एक प्रकार के कैसे होते हैं सर, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपके पास इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, जो ये स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, ये आपके पास क्या हो सकते हैं सर, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपके पास इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। यहां पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये स्ट्रेट है, बट ये इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई होगी। जो क्या होता है, एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। जो कैसे होते हैं आपके, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे जो आपका फोर्स रहता है किस नेचर का रहता है, वो आपके पास एक्सियल कंप्रेसिव इन नेचर का रहता है। क्लियर है। तो यहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि सर कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं। कंप्रेशन मेंबर में जैसे आपका कॉलम हो गया, स्ट्रट हो गया, इज ए कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर आपके पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, जैसे कि ये आपके पास स्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपके पास इंक्लाइन भी हो सकते हैं, एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है, ओनली लिख देते हैं आप, ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर है। अब जो आप आरसीसी बिल्डिंग के अंदर जो कंप्रेशन मेंबर स्टडी करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप एज ए कॉलम बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख लेते हैं। इन आरसीसी बिल्डिंग, कि जो भी आप आरसीसी बिल्डिंग में जो आपके कंप्रेशन मेंबर होते हैं, इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, इज टर्म्ड एज, उसको हम कॉलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, कॉलम बोलते हैं। क्लियर है। और जो आप स्टील बिल्डिंग्स में कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेंशन बोलते हैं। इन जो आप स्टील बिल्डिंग में कवर करते हैं कंप्रेशन मेंबर, जो आप स्टील बिल्डिंग में कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इज टर्म्ड एज स्टेंशन। उसको क्या बोलते हैं आप, स्टेंशन बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो आप इन रूफ ट्रस में करते हैं, रूफ ट्रस और ब्रेसिंग में करते हैं, इन रूफ ट्रस एंड जो ब्रेसिंग में कवर करते हैं आप, उनको क्या बोला जाता है, इज टर्म्ड एज स्ट्रट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। और जो स्ट्रट होते हैं ये किस तरह के मेंबर होते हैं आपके पास, इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। एक ऐसे मेंबर होते हैं आपके पास, इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। क्लियर है। ये चीजें मैंने ऐसी बताई है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को क्या होती है, पता होती है। क्लियर है, क्योंकि जब हम आरसीसी के अंदर कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉलम बोलते हैं, बट जब हम इसे स्टील बिल्डिंग के अंदर जब आप कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं तो उसको आप स्टेंशन बोलते हैं। अगर आप इसको रूफ ट्रस और ब्रेसिंग में पढ़ते हैं, किसको, कंप्रेशन मेंबर को, तो उसी को आप स्ट्रट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आरसीसी के अंदर भी स्ट्रट हो सकता है। अगर आप बोलो कि सर आरसीसी के अंदर स्ट्रट नहीं होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। आरसीसी के अंदर भी आपका स्ट्रट हो सकता है, बट ये जो आपके टेक्निकल टर्म्स हैं इनको जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बारी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो ये चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि सर इनका काम क्या है,
ठीक है, कि जो सर ये कॉलम है ये करते क्या है, ये क्या करते हैं आपके, इट माइट ट्रांसफर द लोड, इसको लिख लीजिएगा, इट, मैं लिख देता हूं करता क्या सर कॉलम, इट माइट दी ट्रांसफर लोड, ट्रांसफर दी लोड्स, ट्रांसफर दी लोड्स फ्रॉम ए, सीलिंग हो सकता है, सीलिंग से, फ्रॉम सीलिंग, फ्लोर स्लैब हो सकता है आपका, फ्लोर स्लैब हो सकता है आपका, और आपका रूफ स्लैब हो सकता है, आपका रूफ स्लैब हो सकता है, और आपका बीम हो सकता है, आपका बीम हो सकता है, और आपका 2A फ्लोर हो सकता है, आपका 2A फ्लोर हो सकता है, और आपका फाउंडेशन हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये आपको पास क्या हो गया है, इट इज द फंक्शन ऑफ किसका, कंप्रेशन मेंबर। क्या फंक्शन है कि इट माइट द ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए सीलिंग, सीलिंग हो सकता है, फ्लोर स्लैब हो सकता है, रूफ स्लैब हो सकता है, और बीम हो सकता है, टू ए फ्लोर और फाउंडेशन। देख रहे हो यहाँ पर कि जब भी आपके स्लैब के ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है वो लोड कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, आपका स्लैब, स्लैब से कहाँ जाएगा, वो आपके बीम के अंदर जाएगा, बीम से कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके कॉलम के अंदर ट्रांसफर होगा, कॉलम से कहाँ जाएगा सर, आपकी फुटिंग के अंदर जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे पहला जो आरसीसी कॉलम बनाया था वो आपका किसके द्वारा बनाया गया था, जो सबसे पहला आरसीसी कॉलम बनाया गया था वो आपके जोसेफ मोनियर के थ्रू बनाया गया था। तो ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट आरसीसी कॉलम, the first RCC column is made by जोसेफ मोनियर। तो यहां पे लिख देते हैं हम is made by, पूरा लिख देते हैं जोसेफ मोनियर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये जेई लेवल में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो पहला आरसीसी कॉलम है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका जोसेफ मोनियर के थ्रू। क्लियर है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और इस स्लाइड में मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ पे आपने देखा सर कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, उसके ऊपर जो फोर्स का नेचर रहता है वो किस तरह का रहता है, आरसीसी के अंदर जो हम कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हम कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूफ ट्रस और ब्रेसिंग के अंदर जो आप कॉलम की स्टडी करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं। क्लियर है, हालांकि जब भी हम बात करते हैं आरसीसी और स्टील के अंदर जो भी हम कॉलम का नेचर रहता है वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स के बारे में कि आपके जो कॉलम्स होते हैं वो आपको कितने टाइप्स के क्लासिफाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशो, अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। हालांकि अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि जो आपके पास स्लेंडरनेस रेशो है सर, इसका क्या कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जानने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका स्लेंडरनेस रेशो के आधार पे जो कॉलम को क्लासिफाइड किया जाता है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका पेडेस्टल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लासिफाइड किया जाएगा सर, एक होगा सर आपका कॉलम और दूसरा हो जाएगा सर आपका पेडेस्टल। ठीक है, और कॉलम में भी आपके पास दो तरह के कॉलम होते हैं, एक होता है सर आपके पास शॉर्ट कॉलम, एक होता है सर आपके पास शॉर्ट कॉलम और दूसरा होता है आपका लॉन्ग कॉलम, दूसरा होता है आपका लॉन्ग कॉलम होता है।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर पेडेस्टल क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है और लॉन्ग कॉलम क्या होता है। ये जो पेडेस्टल होता है आपका, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, किसका होता है, और आपका विदाउट रेनफोर्समेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा मैं पेडेस्टल का एक डायग्राम लेके आया हूँ। अगर आपको ये वर्टिकल मेंबर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये क्या आपका कॉलम है, ये तो आप सभी जानते हैं। कॉलम्स के बाद मैंने एक स्टेप यहाँ पर दिया है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आपने एक स्टेप दिया है, इसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को आप पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पेडेस्टल होता है किसका होता है सर, ये आपका पीसीसी का होता है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का होता है, पीसीसी का होता है, क्लियर है। और उसके बाद जो पेडेस्टल के बाद जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये हो गया आपका फुटिंग हो गया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया सर, दिस इज द फुटिंग हो गया। तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल आपका एक पीसीसी का बना होता है, इसको कॉलम के जस्ट नीचे दिया जाता है एक स्टेप के रूप में, जिसको आप पेडेस्टल बोलते हैं। इसको जो क्लासिफाइड किया जाता है वो आपका किसकी रिस्पेक्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, आपका स्लेंडरनेस रेशो के आधार पे। अगर जिसका स्लेंडरनेस रेशो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका लैम्डा से, जिसका स्लेंडरनेस रेशो इज लेस देन 3 होगा, उसको आप पेडेस्टल बोलेंगे। अगर मैं शॉर्ट कॉलम की बात करता हूं तो शॉर्ट कॉलम के अंदर क्या होगा, जिसका स्लेंडरनेस रेशो यानी कि जिसका लैम्डा क्या हो सर, 3 से तो ज्यादा हो बट आपका 12 से कम हो, उसी को हम किस लिस्ट में काउंट करेंगे, आपके शॉर्ट कॉलम के अंदर काउंट करेंगे। उसी तरह से जब लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम में जो स्लेंडरनेस रेशो रहता है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 रहता है। यानी कि अगर आपका स्लेंडरनेस रेशो 12 आया तो उस कंडीशंस में भी आपका लॉन्ग कॉलम होगा, और अगर 12 से ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशंस में आपका क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान दीजिएगा स्लेंडरनेस जो रेशो रहना चाहिए आपका लॉन्ग कॉलम में शुड नॉट बी मोर देन 60, वो आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है सर कि जो पेडेस्टल होता है और कॉलम होते हैं उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं पेडेस्टल की बात करता हूं तो पेडेस्टल की जो लेंथ होती है वो कम होती है और जबकि जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। तो पेडेस्टल में अगर आप लिखना चाहो तो ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आप बता देता हूं कि जो आपका पेडेस्टल होता है अगर आप इसको देखें तो इसकी जो लेंथ होती है सर वो क्या होती है सर, आपके पास कम होती है, और जो इसकी सर विड्थ होती है वो क्या होती है सर, इसकी ज्यादा होती है। बट जब हम बात करते हैं आपके कॉलम्स की तो कॉलम में क्या होता है, तो कॉलम का मैं यहाँ लिख देता हूं सर, कॉलम की जो लेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है, और जबकि जो विड्थ होती है वो क्या होती है सर, आपके पास कम होती है। क्लियर है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। बट जब शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं और लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम में क्या होता है सर, शॉर्ट कॉलम में जो लेंथ रहती है सर वो क्या रहती है सर, आपकी कम रहती है, बट की विड्थ जो रहती हो आपके पास ज्यादा रहती है। हालांकि मैं अभी आगे भी बताऊंगा, बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। विड्थ क्या होती है सर इसकी, यानी कि चौड़ाई इसकी ज्यादा रहेगी। बट जब हम लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम की जो लेंथ रहती हो क्या रहती है सर, वो ज्यादा रहती है। लेंथ क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और जो उसकी विड्थ रहती है वो क्या रहती है सर, कम रहती है। विड्थ जो रहती हो क्या रहती है, उसकी कम रहती है। इसको मतलब डिक्रीजिंग मतलब कम रहती है। क्लियर है, ये साइन आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम बात करते हैं स्लेंडर, तो स्लेंडर क्या होता है, स्लेंडर का मतलब होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और उसकी विड्थ क्या रहती है सर, कम होती है, उसी को हम बोलते हैं स्लेंडर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम को कवर किया किसके आधार पर, स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने इसको क्लासिफाइड किया पेडेस्टल जिसका स्लेंडरनेस रेशो 3 से कम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल की जो लेंथ होती है सर वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर इट्स विड्थ होती है। जो पेडेस्टल होता है वो किसका बना होता है, आपका वो पीसीसी का बना होता है। बट जब हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम में क्या आएगा कि जिसका स्लेंडरनेस रेशो 3 से तो ज्यादा हो बट 12 से कम हो, उसको हम किस लिस्ट में काउंट करेंगे सर, उसको हम काउंट करेंगे अपने शॉर्ट कॉलम के अंदर। अब हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम में जिसका स्लेंडरनेस रेशो सर 12 हो और 12 से ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, ऐसा क्यों है। क्योंकि आपका मेंबर जितना
कम सिलेंडर हो, जितना ज्यादा सिलेंडर होता जाएगा यानी कि जितना ज्यादा पतला होता जाएगा उतना उसमें बकलिंग के चांसेस ज्यादा होंगे डियर। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, बाकी फिर बाद में अब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो को जब हम बात करते हैं तो इसका नो डाउट आप आरसीसी के अंदर भी इसको कवर करते हैं, आप इसको सॉम के अंदर भी कवर करते हैं और आप इसको सारे डीएसएस के अंदर भी कवर करते हैं। कंसेप्ट सबका सेम है। देखिएगा यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो होता क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे। इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू दी, जो मैं सॉम में, ये किस में बता रहा हूं स्लेंडरनेस रेशो आपका है सॉम में, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट, लीस्ट का मतलब आप मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशंस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? स्लेंडरनेस रेशो बोला जाता है। तो स्लेंडरनेस रेशो को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से। और लैम्डा क्या होता है आपके पास? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं आपके एल इफेक्टिव की, तो एल इफेक्टिव क्या है आपके पास? अभी बताया हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। क्लियर है? और आर मिनिमम क्या होगा आपके पास? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये तो हमने पार्ट कवर किया था अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस होता है आर मिनिमम, उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आर मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है आई मिनिमम। आई मिनिमम क्या है आपके पास? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होगा आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई मिनिमम क्या होगा आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ए क्या हो गया आपके पास? एरिया ऑफ द सेक्शन, तो यहां पे भी लिख देते हैं मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ सेक्शन। क्लियर है? तो ये तो आपने अभी पढ़ा था। और सिलेंडर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं सिलेंडर मींस, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूं से कि सिलेंडर का मतलब क्या होता है। सिलेंडर मींस होता है हमारे पास जिसकी क्या हो सर? लेंथ ज्यादा हो, जिसकी लेंथ क्या हो? ज्यादा हो, और जिसकी विड्थ क्या हो सर? आपके पास कम हो, उसको क्या बोलते हैं आप? सिलेंडर बोलते हैं, यानी कि सिलेंडर मेंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपने अभी तक डिस्कस किया था, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल था। बट जब हम आरसीसी के अंदर बोलते हैं तो आरसीसी के अंदर क्या इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने आरसीसी के अंदर। तो आरसीसी में वही स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। ठीक है, यहां पे क्या था आपके पास? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस था। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर पूरे एरिया के साथ एनालिसिस करवाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं उसके डिजाइन पार्ट यानी कि आरसीसी के अंदर स्लेंडरनेस रेशो की, तो उसके मिनिमम डायमेंशंस के साथ उसका हम एनालिसिस करते हैं।
क्लियर है? तो जैसे कि आपके पास L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब सर ये लीस्ट लेटरल डायमेंशंस क्या होता है? हालांकि ये जो मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था जब हमने डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब के पार्ट्स में कवर किया था, तो वहां पे मैंने आपके पास दो तरह के स्पैन बताए थे। एक क्लियर स्पैन होता है और दूसरा आपके पास इफेक्टिव लेंथ होता है। क्लियर स्पैन क्या होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था, और इफेक्टिव लेंथ ये भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था। क्लियर है? हालांकि कोडल प्रिज्म में मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा, बट मैंने ये पहले बता चुका है, ये आप मुझे बता सकते हैं। अब आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशंस क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर मैं आपको डायग्राम्स में दिखाना चाहूं, पीछे मैंने डायग्राम्स बनाए होंगे, ये देखिएगा, ये आपके पास कॉलम है। अब यहाँ पे कॉलम्स की आपको कितनी डायमेंशन दिखाई दे रही होगी सर? 3 दिखाई दे रही होगी। कौन कौन सी? अब उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब जो हमें सर यहाँ पे 3 डायमेंशन दिखाई दे रही होगी, ये एक तो आपके पास हाइट हो गया, ठीक है, ये तो आपके पास हाइट हो गया, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? लेंथ। जबकि इसके ऊपर लोड आएगा तो ये बक्कल करने की कोशिश करेंगे, इसको h बोल सकता हूं, हम हाइट बोल सकता हूं, या लेंथ ऑफ द कॉलम बोल सकता हूं। यहां पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया सर आपके पास? ये मान लेते हैं हम कि सर ये मेरे पास हो जाएगा, इसकी डेप्थ हो जाएगी, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी, और ये सर इसकी विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर हमें सर क्या दिखाई दे रहे हैं? डायमेंशन नजर आ रहे हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं सर? एक हमें लेंथ भी दिखाई दे रही है, जिसको मैंने हाइट बोला तो मैं इसको लेंथ बोल देता हूँ। क्लियर है? उसी तरह से दूसरा क्या दिखाई दे रहा सर? इसकी विड्थ भी दिखाई दे रही है, जिसको मैं v बोल देता हूँ। और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है सर हमारे पास? इसको d भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी डेप्थ भी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहूँ तो मुझे इसका क्या दिखाई दे रहा होगा? क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपके पास? b इंटू डी होगा। तो जो ये b इंटू डी होता है, ये आपका क्या होता है? लेटरल डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसके एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करता हूं, यानी कि जो लेंथ होता है ये आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, जबकि जो आपका b और d होता है वो आपका लेटरल डायरेक्शंस में होता है। क्लियर है? तो ये जो आपका b है, दिस इज द लीस्ट लेटरल। अब जो b और d है, इसमें जो भी आपका लीस्ट लेटरल होगा, आप उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज लोगे जब आप आरसीसी के अंदर स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने यही तो कहा है, क्या कहा है? L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब जो ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो सकता है, ये आपके पास क्या हो सकता है सर? B भी हो सकता है और आपके पास D भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको विड्थ ही कम मिलता है एज कंपेयर टू डेप्थ। डेप्थ आपको ज्यादा मिलता है कब? जब हम कॉलम की बात करते हैं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं सर, दैट इज, क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, L इफेक्टिव बाय B भी लिख सकते हैं। कई बुकों में इसको B से ही लिखा है, यानी कि जो इसका कंसेप्ट है वो तो यही बोलता है कि L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD। तो यहाँ पे देखते हैं LLD क्या है आपके पास? दैट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्या है आपके पास? लीस्ट लेटरल डायमेंशंस है। अब जो लीस्ट लेटरल डायमेंशंस है वो आपका मे बी वो आपका B भी हो सकता है और आपका मे बी D भी हो सकता है। क्लियर है? यानी कि जो आपका लेटरल डायरेक्शन में जो भी आपको डायमेंशन दिखाई दे रही है, और लेटरल डायरेक्शन में जो आपको डायमेंशन दिखाई दे रही थी वो आपका B और D था। तो सर ये जो लेंथ हुई आपके पास, ये कौन सी लेंथ होती है कॉलम की? दिस लेंथ इज कॉल्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉलम, या अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम बोलते हैं। जैसे ही कॉलम के ऊपर अगर कोई लोड एक्ट आएगा, जब कॉलम के ऊपर कोई लोड एक्ट आएगा तो कुछ इस तरह से बक्कल करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से बक्कल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बकलिंग वाली लेंथ होती है, इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? देखिएगा कि जैसे ही लोड आया कुछ डिस्टेंस तक तो उसका फिक्सेशन अलाउ रहता है, बट जैसे ही उसका फिक्सेशन से वो हट जाता है तो वहां पे क्या जाते हैं? आपकी कॉलम के अंदर बकलिंग आना शुरू हो जाता है। तो जो जितनी डायरेक्शंस में आपकी बकलिंग रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी इफेक्टिव लेंथ काउंट करते हैं। हालांकि आगे भी मैं बताऊंगा, इफेक्टिव लेंथ का एग्जैक्ट बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ जाइए। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्लेंडरनेस रेशो में क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ये क्या होता है। क्लियर है? अब
कॉलम भी मैंने आपको दिखा दिया है, कंसेप्ट इसको क्लियर हो गया है। अब आप पीछे आ जाइएगा। पीछे हमने क्या देखा था कि सर आपने बताया था कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर 60 से ज्यादा होगा तो आपके कॉलम में बकलिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि जो हमारा कॉलम है वो बकल करे। क्लियर है? तो इसी को हम यहाँ पर एक आपको एक कि जो आपका y स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी एक्सीड 60, वो 60 से ज्यादा क्यों एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसका आपको आंसर यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं यहाँ पे, अगर डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि 60 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के कॉलम लिए हैं, अब आप ध्यान से दीजिएगा। अब मान लेते हैं ये आपकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, आपको 3 डायमेंशन दिखाई देती है, तीनों ही डायमेंशन हमने मेंशन की थी आपके पास। एक ये डायमेंशंस आपके पास है, दिस इज द एल इफेक्टिव मान लेते हैं इसको, ये इफेक्टिव लेंथ होगी है, क्योंकि बकलिंग के बाद की बात बता रहा हूं मैं। ये आपके पास ये इफेक्टिव लेंथ होगी, आपके पास एल इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये भी आपके पास कुछ ना कुछ इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी, जिसको हम एल इफेक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई इफेक्टिव लेंथ होगी, एल इफेक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों की जो सबकी इफेक्टिव लेंथ है, मान लेते हैं इसकी 1 मीटर इफेक्टिव लेंथ है, इसकी भी जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपके पास 1 मीटर की इफेक्टिव लेंथ है, इसकी भी जो है वो आपके पास 1 मीटर की है। लेंथ सबकी सेम है। लेंथ क्या है सर? सबकी सेम है, ध्यान दीजिएगा। बट जो अगर मैं बात करता हूं इसके क्रॉस सेक्शन की, वो क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, उसका वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है वो देखिएगा। यहां पर ये मेरे पास क्या है, इसकी डेप्थ है, और यहां पे मेरे पास ये इसकी विड्थ है। ये क्या है, मान लेते हैं मेरे पास इसकी विड्थ है। अब मान लेता हूं मैं इसको बी की डेप्थ इसकी ज्यादा होगी, विड्थ इसकी थोड़ी कम होगी, तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ मान लेता हूं मेरे पास 100 mm है, 100 mm है। उसके बाद विड्थ और कम हो गया है यहाँ पर, और विड्थ अब कितना रह गया आपके पास सर? 50 mm रह गया है। और कम विड्थ कम हो गया है सर, कितना रह गया है सर? आपके पास 10 mm का विड्थ रह गया है। और कम विड्थ हो गया है सर, कितने की रह गई है सर? आपके पास 1 mm की विड्थ रह गई है। यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर डेप्थ है वो ज्यादा ही है। अब जो मैं डेप्थ मान सकता हूँ, डेप्थ मेरे पास कितनी है सर? ये 200 mm है। डेप्थ कितनी है सर? 200 mm है। यहाँ पे भी जो डेप्थ है मेरे पास सर वो 150 mm है, कुछ यही है, मान लेते हैं, मैंने आपको एज्यूम करके मान लिया। यहाँ पे भी मेरे पास जो डेप्थ है वो आपके पास 100 mm है, 100 mm है, और यहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ होगी वो आपके पास 10 mm है। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे एजम्पशंस लगाई है कि सर उसकी विड्थ 100 mm की है, डेप्थ 200 mm की है। तो सबसे पहले जो सर लेंथ है, लेंथ को देखेंगे हम। लेंथ क्या है सर? आपके पास 1 मीटर है, यानी कि 1000 mm है। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। यहाँ पे भी जो लेंथ की बात करते हैं सर, कितनी है आपके पास? 1000 mm है। यहाँ पे भी सर लेंथ की बात करते हैं तो आपके पास 1000 mm है, यानी कि एल इफेक्टिव आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको एल इफेक्टिव से मेंशन कर रहा हूँ। एल इफेक्टिव मान लेते हैं आपके पास 1000 mm है। और इस डायग्राम में भी जो आपके पास एल इफेक्टिव है वो आपके पास कितना है? 1000 mm है, यानी कि 1 मीटर का है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इसकी बी की। अगर मैं इसकी बी की बात करता हूं तो बी पहले डायग्राम में कितना है सर? आपका 100 mm है। ठीक है, दूसरे डायग्राम में बी कितना है सर? आपका 50 mm है, 50 mm है। और सर फिर कौन सा है आपके पास? बी कितना है सर? आपके पास 10 mm है। और फिर कितना है सर? बी आपके पास 1 mm है। हालांकि 1 mm तो बहुत कम हो गया, पर मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। उसी तरह से अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो पहले की डेप्थ कितनी है सर? 200 mm है, 200 mm है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर, जो डेप्थ कितनी है आपके पास? डेप्थ है सर 150 mm है, ज्यादा ही है। यहाँ पे बात करते हैं सर डेप्थ की तो कितनी है सर? 100 mm है। यहाँ पे बात करते हैं सर डेप्थ की, तो डेप्थ कितनी है सर? आपके पास ज्यादा है, यानी कि 10 mm है। ठीक है, अब देखिएगा स्लेंडरनेस रेशो का कंसेप्ट क्या बोलता है आरसीसी के अंदर? वो बोलता है सर, हमने यहाँ पे कहा कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल कौन सी डायमेंशन लेनी है आपको? जो लेटरल डायरेक्शन में सबसे लीस्ट हो। तो लेटरल डायरेक्शन में आपको कौन सी डायमेंशन दिखाई दे रही है?
जो ये इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट लिख देता हूं कि जो आपके पास एल इफेक्टिव है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी। कौन सी होगी सर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर सर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर आपके विड्थ और डेप्थ की, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, आपके सर लेटरल डायरेक्शन में होगी, लेटरल डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो क्या बोलता है, स्लेंडरनेस रेशो बोलता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल मतलब लेटरल डायरेक्शन में जो लीस्ट होगा वो भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा लीस्ट लेटरल क्या है और इसमें लीस्ट लेटरल क्या है, इसमें लीस्ट लेटरल क्या है और इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन की, यानी कि LLD की बात करता हूं, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हुआ, 100 और 200 में सर आपका 100 हुआ। अगर मैं 50 और 150 में लीस्ट लेटरल डायमेंशंस की बात करता हूं तो कितना हुआ सर, 50 हुआ। यहाँ पे भी बात करता हूं तो कितना हुआ सर, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस आपका 10 हुआ। यहाँ पे लीस्ट लेटरल क्या हुआ, मतलब मिनिमम कौन सा हुआ, 10 और 1 में सर 1 मिनिमम हुआ, तो लीस्ट लेटरल आपका 1 हुआ, 1 हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है सर, आपके पास L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो L इफेक्टिव कितना है आपके पास सर, 1000 mm है, तो 1000, लीस्ट लेटरल कितना है सर, 100 है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 10 आ गया, यानी कि इसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना आया है, 10 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं सर L इफेक्टिव कितना है आपको पास, देखिएगा सर L इफेक्टिव है आपका 1000 है। लीस्ट लेटरल कितना है सर आपके पास, सर लीस्ट लेटरल 50 है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका 20 आ गया है। उसी तरह से इस कॉलम का देखेंगे हम स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, तो यहाँ पे आपका देखिएगा L इफेक्टिव कितना है सर 1000 mm है, ठीक है। और आपका लीस्ट लेटरल क्या है, 10 और 100 में लीस्ट लेटरल 10 था, तो इसको जब हमने किया तो यहाँ पे कितना आया, स्लेंडरनेस रेशियो आपका 100 आ गया है। उसी तरह से हमने इस डायग्राम में देखा तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, इफेक्टिव लेंथ कितना है 1000 mm है, 1 मीटर है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी और डी का लीस्ट लेटरल क्या है सर, 1 है। तो यहाँ पे mm से mm कैंसिल हो गया, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1000 आ गया है। तो देखिएगा कि जैसे जैसे सर हमारा क्या होगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, देखिएगा स्लेंडरनेस रेशियो कि जैसे जैसे आपकी जो विड्थ होगी वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो आपका बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा आपका कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे विड्थ कम है। अब जब विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बकलिंग के चांस ज्यादा होंगे, इसके और ज्यादा होंगे, इसके और ज्यादा होंगे, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा बकलिंग के चांसेस इज मोर होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देखिएगा, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, इसके बकलिंग के चांस कुछ इस तरह से बक्कल करने की कोशिश करेगा, ये इस तरह से बक्कल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये इस तरह से बकलिंग करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से बक्कल होगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। सबसे ज्यादा चांसेस बकलिंग के किसमें रहेंगे, जिसका स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि 60 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, टू अवॉइड द या टू प्रिवेंट द बकलिंग, ये लिख दे, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, टू प्रिवेंट द बकलिंग, ताकि आप बकलिंग से बच सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है वो आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके आरसीसी कॉलम का। अगर वो 60 से ज्यादा आ जाएगा तो वहां पे बकलिंग के जो चांसेस हो जाएंगे वो आपके ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया है कैसे कैसे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट, वो आपके डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डिफरेंस में आपको क्या बताना है कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में आपको क्या डिफरेंस है। देखिएगा, अगर आपने प्रीवियस अच्छे से कवर किया तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सीरियल नंबर 1 में बात करते हैं, अगर हम आइटम्स में देखते हैं इसकी डायमेंशंस, पहले
इसकी हम डायमेंशंस की बात करेंगे और डायमेंशंस के बाद हम इसका फेलियर क्राइटेरिया का देखेंगे कि इसका जो फेलियर क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा है बट इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। तीसरे जो हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? इसकी स्ट्रेसेस की बात करेंगे। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो इसके मटेरियल्स की बात करेंगे, इसके मटेरियल्स की बात करेंगे। अगर मैं फिफ्थ आइटम्स की बात करता हूं तो इसकी हम डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की डिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर मैं 6 पैरामीटर्स देखना चाहूँ यहाँ पर तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जानेंगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है सर। ठीक है, और 7 जो स्टेप आता है इसका कि कौन सा फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। वैसे तो ये चीजें सब आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा आइटम्स में सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम हो चाहे लॉन्ग कॉलम हो उसके पास आपको 3 डायमेंशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। एक आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, एक डायमेंशंस आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप एल बोलते हो, लेंथ दिखती है। और दूसरी आपकी क्या दिखती है सर? आपका लेटरल डायरेक्शन में होती है, लेटरल डायरेक्शन में दिखती है। अब जो लेटरल डायरेक्शन में आपको दिखती है वो आपका बी होता है और आपका डी होता है। ठीक है, यानी कि आपकी विड्थ एंड डेप्थ होती है। जब भी हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम की जो लेंथ होती है वो आपके पास हमेशा कम होती है और जबकि आपके पास उसकी विड्थ क्या रहती है, विड्थ और डेप्थ एज कंपेयर ज्यादा रहती है, लेंथ के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? अब हम जब बात करते हैं लॉन्ग कॉलम में तो लॉन्ग कॉलम का क्या होता है सर? जो आपके पास लेंथ होती है सर वो क्या होती है सर? हमारे पास ज्यादा होती है, जबकि जो उसकी विड्थ होती है वो सर आपके पास क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? अब फेलियर क्राइटेरिया कि सर जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है उसका फेलियर क्राइटेरिया क्या है। देखिएगा आपने शॉर्ट कॉलम देखे होंगे तो किसमें फेल होता है? वो क्रशिंग में फेल होता है। वो किसमें फेल होता है? आपका क्रशिंग में फेल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की तो लॉन्ग कॉलम किसमें फेल होता है? आपका बकलिंग में फेल होता है। किसमें सर? बकलिंग में फेल होता है, जिसको हम प्री मैच्योर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्री मैच्योर भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेसेस कि जब हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस रहती है वो कैसे रहती है सर? जब कम रहती है, ज्यादा रहती है। यहाँ पे जो अब देखिएगा कॉलम पे स्ट्रेस आ रही है तो किस तरह का स्ट्रेस का नेचर रहता है? कंप्रेसिव नेचर का। तो हम लिख सकते हैं हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे स्ट्रेसेस रहती है सर? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रहती है। अगर हम बात करते हैं आपके लॉन्ग कॉलम में तो यहाँ पे कैसे रहती है सर? लो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रहती है। लो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रहती है। तो यहाँ से आपके पास 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो हो गया कि यहाँ पे जो स्ट्रेस रहता है वो ज्यादा रहता है या कम रहता है। तो शॉर्ट कॉलम में ज्यादा रहता है जबकि लॉन्ग कॉलम में कम रहता है। नेचर कैसा होता है? कंप्रेसिव इन नेचर का होता है। अब हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल्स में क्या देखेंगे कि जब हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो इसका जो मटेरियल है वो रीच कर जाता है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। जैसे आपने देखा होगा, आप सभी गोलगप्पे खाते हो, गोलगप्पे को आपने कभी पंच किया होगा अपने पैरों के नीचे से तो पूरी तरह से क्या हो जाता है? वो पंच हो जाता है। जैसे आपका एग हो गया, एग को भी आप क्या करोगे? प्रेस करोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाता है? पंच कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका जो मटेरियल है वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच कर गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, रीच इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और बट जो आपका क्या होता है लॉन्ग कॉलम होता है वो आपकी क्या कर सकता है? वो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये लिखेगा इट डज नॉट रीच इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्योंकि उसके अंदर क्या आती है? आपकी बकलिंग आती है। क्लियर है? उसके बाद डिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कॉलम के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, शॉर्ट कॉलम के अंदर भी डिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्लेक्शन किस तरह का डिफ्लेक्शन होता है सर? यहाँ पे लो होता है, जबकि लॉन्ग कॉलम में जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपका ज्यादा होता है।
क्लियर है? लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली बात है, जिसकी विड्थ ज्यादा होगी उसकी ही आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है जबकि लॉन्ग कॉलम की लो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला, हालांकि वैसे तो ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट कॉलम को एनालिसिस कर रहे हैं या लॉन्ग कॉलम की, तो आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो इसको हम रैंकाइंस फॉर्मूले से करते हैं। किस फॉर्मूले से? रैंकाइन से। और इसको किससे करते हैं? यूलर से। ठीक है, यानी कि यूलर से। रैंकाइन फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, और ये आपका यूलर्स फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन देखा शॉर्ट कॉलम के अंदर और अपने लॉन्ग कॉलम के अंदर। क्लियर है? और ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के करवाएगा, और इसको अपनी इमेज में बिठा लीजिए, अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इसको लर्न कर पाए। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की। हालांकि स्लेंडरनेस रेशो के आधार पे तो आपने क्लासिफाइड कर दिया है, अब हम शेप के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम किसी भी शेप में हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन करके लिख रहा हूं। ठीक है, वैसे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बट मैं उन्हीं को बताऊंगा जो आपकी कॉमन यूज में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया आपका। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका? सर्कुलर कॉलम हो गया आपका। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया आपका जिसकी 6 साइड है? हेक्सागोनल। ऑक्टागोनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्टागोनल भी नहीं हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है। तो ये आपका हेक्सागोनल। और ये तो आप सभी जानते हैं, दैट इज सर्कुलर कॉलम। ठीक है, इसके अलावा भी कॉलम हो सकते हैं, जैसे आपका टी सेक्शन हो गया, आपका एच सेक्शन हो गया, किसी भी शेप में आप अपने कॉलम को बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपके बेसिक है जो आपका डेली लाइफ में जो यूज किए जाते हैं। जैसे आपका रेक्टेंगुलर कॉलम होगा, जैसे आपके जो घरों का जो डिजाइन होता है, आपके रूम का किस शेप का बना होता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जैसे कि आपने साइज देखा होगा 10x12 का होता है, 12x12 का होता है। अगर आपका रूम का साइज 12x12 का है तो आपका स्क्वायर कॉलम से ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि स्क्वायर कॉलम है आपके पास, तो वहां पे जितने भी कॉर्नर्स होंगे वहां पे कॉलम से उसको बनाया जाए। तो स्क्वायर कॉलम आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम हो सकते हैं, आपके पास हेक्सागोनल कॉलम हो सकते हैं, आपके पास सर्कुलर कॉलम हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कॉलम हो सकते हैं। ये मेरे पास टॉप व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू। अब ये जो टॉप व्यू की बात कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये इसका एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या हुआ? दिस इज द वाई एक्सिस है। तो ये मैं इसको y से मार्क करता हूं। तो ये आपका फ्रंट है, तो ये आपका दिस इज। ठीक है, ये भी आपका x एक्सिस हो गया है भाई। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, वैसे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हम जब इंपॉर्टेंट कोडल रिवीजन करेंगे तो वहां पे भी इसको मैं आपको प्रॉपर डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, शेप के आधार पर आपको पता चल गया है। ठीक है, शेप के आधार पर आप और भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बना ही देता हूं। एक्स सेक्शन को बना के देखते हैं पहले। ये एक्स सेक्शन है आपके पास, आपने अच्छे से बनाना है, नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स से। ये एक्स सेक्शन हो सकता है आपके पास, किसी भी शेप में हो सकता है। ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, और आपके पास टी सेक्शन भी हो सकता है, टी सेक्शन का कॉलम भी हो सकता है आपके पास, एल सेक्शन का कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास वी सेक्शन का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वी सेक्शन का नहीं हो सकता है, वी सेक्शन का भी हो सकता है आपके पास। ठीक है,
तो बहुत सारी शेप्स हो सकती है, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का कॉलम आप डिजाइन कर सकते हैं, बट मेजरली जो आपको दिखते हैं वो आपको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल और सर्कुलर शेप के ही दिखते हैं। कुछ आपके पास कंपोजिट के भी होते हैं, कुछ हेलिकल टाइप के भी होते हैं, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसफर रेनफोर्समेंट को हम आपका लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफर रेनफोर्समेंट को हम लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर आप? दिस इज द लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है आपके पास जैसे हेलिकल कॉलम हो गया, आपके पास टाइड कॉलम हो गया आपके पास, और कंपोजिट कॉलम हो गया। तो यहाँ पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के आधार पर। सबसे पहले आता है आपके पास, कौन सा आता है आपके पास, जो मैंने अभी आपको बताया, टाइड कॉलम हो गया आपके पास, TIED टाइड कॉलम हो गया आपके पास सर्कुलर कॉलम हो गया आपके पास। सर्कुलर की जगह हम हेलिकल लिख देते हैं, ठीक है, सर्कुलर तो हमने पीछे कर दिया, यहाँ पर हेलिकल हो जाता है, हेलिकल कॉलम हो गया। ठीक है, और हेलिकल कॉलम के बाद आपका कंपोजिट सेक्शन हो गया। आपके पास क्या हो गया है सर? कंपोजिट सेक्शन हो गया, कंपोजिट सेक्शन टाइप कॉलम। ठीक है, टाइड कॉलम हो सकता है, हेलिकल कॉलम हो सकता है, एंड कंपोजिट सेक्शन टाइप कॉलम हो सकता है। किसके आधार पर? आपके ट्रांसफर रेनफोर्समेंट के आधार पर। अब ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है? जो आपके लेटरल डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसको हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसको हम कौन सी बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, या आपका मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो पहले हम क्यों ना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में जान लेते हैं यहीं पर। ठीक है, क्योंकि सर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के आधार पर तो आपने बता दिया है कि सर आपके पास कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं सर? टाइड कॉलम हो सकता है, हेलिकल कॉलम हो सकता है, और आपके पास कंपोजिट कॉलम हो सकता है। बट सर उसको ट्रांसफर रेनफोर्समेंट को पढ़ने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है वो आपका किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। अगर हम बात करते हैं लेटरल डायरेक्शन की, लेटरल डायरेक्शन की, तो लेटरल डायरेक्शंस में क्या क्या आता है आपके पास सर? क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, जिसमें हम क्या कवर करते हैं? B इंटू डी कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में भी दिखाया था, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, क्रॉस सेक्शंस में हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही थी सर? B और D नजर आ रहा था। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? आपकी लेटरल हुई। और जो इसका ये था आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, आपका लेंथ, वो कौन सी डायरेक्शन में था? आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा हुआ सर आपका? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में आपका कौन सा दिखाई देता है सर? वो दिखाई देता है आपका लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखिएगा कि जो लेटरल डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा यहाँ पर। जो लेटरल डायरेक्शन में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, और उसको आप लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, या उसको हम मेन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, और उसको आप मेन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो रेक्टेंगुलर कॉलम में हमें उसके लेंथ के लॉन्ग कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है सर? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई मालूम नहीं है कि सर कौन से शेप में किस तरह की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है सर, लॉन्गिट्यूडनल प्रोवाइड करनी है तो कितनी प्रोवाइड करनी है, तो आपने उसके क्या करना है? उसके कॉर्नर को पिक करना है। तो इसके कितने कॉर्नर है सर? 4 कॉर्नर है। तो चारों कॉर्नर्स पे आप क्या प्रोवाइड कर दीजिएगा सर? 4 लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिएगा। तो आपने 1 रेनफोर्समेंट, 2 रेनफोर्समेंट कॉर्नर कॉर्नर पे,
3 रेनफोर्समेंट और आपके पास ये 4 रेनफोर्समेंट। तो आपने कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पर, कॉर्नर पे इसके 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। तो जब आपने 4 प्रोवाइड कर दी है तो हमें कुछ ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में भी 4 है तो सर्कुलर में भी कॉर्नर कितने हैं, 4 है, तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी वहां पे कितनी प्रोवाइड की जाएगी सर, 4 ही प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे भी हम 4, सर 4 से ज्यादा भी प्रोवाइड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिएगा, ठीक है। हमें ट्रांसवर्स का कंसेप्ट आया तभी यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हर कॉर्नर को पकड़ा आपने, उतनी आपने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है। उसी तरह से यहाँ पे कितने कॉर्नर है सर, एग्जाम में एक कॉर्नर हो गया आपके पास, कॉर्नर देखिएगा, एक कॉर्नर हो गया आपके पास, 2 कॉर्नर हो गया आपके पास, 3 कॉर्नर हो गया आपके पास, 4 कॉर्नर हो गया आपके पास, 5 कॉर्नर हो गया आपके पास, 6 कॉर्नर हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, कुछ आपको 6 प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यानी कि ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, किस तरह से आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। क्लियर है, 3D में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब बात आती है सर्कुलर कॉलम में, तो सर्कुलर कॉलम में आपको 4 तो यहाँ पे प्रोवाइड करनी ही करनी है, तो नो डाउट आप 4 तो हो ही गई है सर, 1 हो गया आपके पास, 2 हो गया आपके पास, 3 हो गया आपके पास, 4 हो गया, 2 आपको इन बिटवीन कहीं भी प्रोवाइड करनी है, तो आप ये होगी 2 इन प्रोवाइड कर दिया आपने ये। तो यहाँ पर आपने 1 प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे आपने दूसरी प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे आपने तीसरी प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे चौथी प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे आपने 5वीं प्रोवाइड कर दी है, 6 नीचे भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये होगी आपके पास, ये होगी आपके पास, ये होगी, ये होगी, और 6 कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी जब आप दिखाना चाहोगे तो ये तो आपको बिल्कुल कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये होगी आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी दिखानी पड़ेगी। अब हम इसी को अगर हम 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, सर आपने यहाँ पे 3D डायग्राम तो बनाया होगा नो डाउट, यहाँ पे बनाया था हमने, ये वाला डायग्राम देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, कौन सा है सर, आपके पास स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे सर एक इसकी अपने में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिखाएंगे, तो किस तरह से दिखाएंगे सर, एक आपके पास कॉर्नर में यहाँ होगी, एक यहाँ पे होगी, 2 एक यहाँ पे होगी है, 3 एक यहाँ पे होगी है, 4 आपने प्रोवाइड कर दी है। तो आप यहाँ पे भी इसको कैसे दिखाओगे सर, ये दिखा दिया हमने कुछ इस तरह से। इसका डिजाइन भी देखिएगा, ये हमारे पास होगी, ये होगी आपके पास, ये होगी आपके पास, ये होगी आपके पास, और ये होगी आपके पास। ये क्या प्रोवाइड की मैंने यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। यहाँ पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसी तरह से, यहाँ पे होगी एक, यहाँ पे आएगी एक, और एक यहाँ पे आएगी आपकी, और एक आपकी इन बिटवीन आएगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे एक यहाँ पे होगी आपके पास, यहाँ पे होगी आपके पास, ये होगी कॉर्नर पे, ये होगी कॉर्नर पे। तो ये सब मैंने क्या प्रोवाइड की है, ये वाली, ये भी होगी, ये होगी, और आपके पास ये होगी और ये होगी। ये कौन सी रेनफोर्समेंट है आपकी, मेन बार बोलो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलो। इनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि कोड में मैं इनको काफी डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि सर आपने इसी तरह से, अब कोई भी शेप दे दे तो आप बना सकते हैं। अब जैसे एच शेप है तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड की जाएगी, तो कुछ भी नहीं करना, आपने कॉर्नर पकड़ना, जैसे एक कॉर्नर हो गया, 2 कॉलम हो गया आपके पास, 3 कॉर्नर हो गया, 4 कॉर्नर हो गया, 5 कॉर्नर हो गया, 6 कॉर्नर हो गया, 7 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर हो गया, 9 कॉर्नर हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, हालांकि आगे भी आएगा, बस आप इतना ही समझिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, हालांकि आपने कॉलम तो हम बता देंगे सर, इसीलिए कि जो आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है अपने लेंथ के अलोंग, अब सर उसको आप क्या करोगे, अब ऐसे तो नहीं रख पाएंगे, अगर आप इसको रोकना है क्योंकि ये स्प्लिट ना हो इधर उधर, तो इसको हम एक किसी चीज से क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब क्यों, ताकि अपनी जगह पर बनी रहे। तो उसको कौन सी रेनफोर्समेंट बोलते हैं हम, या तो लेटरल रेनफोर्समेंट बोलेंगे या ट्रांसफर रेनफोर्समेंट बोलेंगे। तो जब हम किसकी बात करते हैं टाइट कॉलम में, तो टाइट कॉलम में देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास थी कुछ इस तरह से थी, ये मैंने यहाँ पे दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, दोनों मीन्स ये तो आपके पास कौन सी थी सर, लॉन्गिट्यूडनल थी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट थी आपके पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको मतलब इधर उधर
खिसकने नहीं देना। जब मुझे खिसकने नहीं देना तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, एक आपके पास कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा, आपके पास ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यहाँ पे जब प्रोवाइड की जाएगी कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ताकि इनको मैंने क्या नहीं करना, इनको खिसकने नहीं देना, ठीक है, इस तरह से। अब जरूरी नहीं कि आपके पास सर्कुलर मतलब इसकी तरह भी हो सकती है। ये तो टाइड कॉलम है, ठीक है। अब टाइड कॉलम के बाद हेलिकल कॉलम आता है, और जो हेलिकल कॉलम आता है उसका जो शेप होता है आपके पास कैसे होता है, स्पाइरल होता है। तो इसमें हम पहले लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके देखेंगे। तो ये देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल, पहले यहाँ पर एक थी, फिर दूसरी थी सर, यहाँ पे आपके पास तीसरी थी, यहाँ पे चौथी थी सर, यहाँ पे पांचवी थी, यहाँ पे छठी थी। यानी कि 6 बार प्रोवाइड करते हैं हम सर्कुलर में, मिनिमम 6, कम से कम 6। तो इनको भी हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। एक ये हो गई है, 2 ये हो गई है आपके पास, ठीक है, और ये हो गई आपके पास तीसरी, दिस इज द 4th एंड दिस इज द 5th एंड दिस इज द आपके पास ये हो गया आपके पास 6th। ये थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये वाली क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी वो कैसे, स्पाइरल, ऐसे ऐसे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यानी कि ये पूरी नहीं दिखा दे रहा हूं, पूरा दिखा देता हूं आपको, जहां पर यहां तक ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो ये रेड में दिखाई दे रही है ये कौन सी है सर, लॉन्गिट्यूडनल। ये कौन सी है सर आपके पास, मेन बार, मेन बार बोलो या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलो। और ये जो आपके पास ये कौन सी है सर आपके पास, ये आपके पास टाइड कॉलम है, तो इनको आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं, टीआर, ठीक है, जो किसमें है, जो आपके टाइड रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद आता है आपके पास कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शंस में आपके पास ये कंक्रीट सेक्शन होता है, और इस कंक्रीट सेक्शंस के बीच में एक ऐसा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और जो सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा हो, आपके पास किसका होता है, स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन होता है। कैसा सेक्शन होता है सर, स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन होता है, स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन होता है। अब जो ये स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन होता है, इसका जो एरिया होता है वो पूरे सेक्शन के एरिया से 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसके एरिया की यहाँ पर ये बात करता हूँ, इसके एरिया की, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इस इतने वाले एरिया को, इसको आप एरिया ऑफ कोर भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ कोर, जो एरिया ऑफ कोर है शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द gross area of the section, gross area of the section, वो आपके पास 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरे सेक्शन का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो एरिया ऑफ कोर बोलो या स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन का एरिया बोलो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसफर रेनफोर्समेंट आपके पास 3 तरह के कॉलम होते हैं। टाइड कॉलम होता है, हेलिकल कॉलम होता है, और आपके पास कंपोजिट सेक्शन टाइप कॉलम होता है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोडिंग। लोडिंग के आधार पर भी आपके पास डिफरेंट टाइप के कॉलम होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक्सियल लोडेड कॉलम की। किसकी बात करते हैं सर, हम अपने एक्सियल लोडेड कॉलम की बात करते हैं, एक्सियली लोडेड कॉलम की बात करते हैं। एक्सियल लोडेड कॉलम के बाद एक और कॉलम होता है एक्सियल लोडेड कॉलम यूनी एक्सियल मूवमेंट। तो ये भी देख लेते हैं, एक्सियली लोडेड कॉलम, शॉर्टकट में लिखा हूं विद यूनी एक्सियल मूवमेंट, यूनी एक्सियल मूवमेंट। और एक होता है आपके पास एक्सियल लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम विद बाईएक्सियल मूवमेंट, ठीक है। देखिएगा ये मेरे पास क्या है, ये फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। अब मान लेते हैं ये आपका सेक्शन का एक्स एक्सिस है,
जिसको हम मार्क कर रहे हैं आपके एक्स से। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। क्लियर है? उसी तरह से हम भी बात करते हैं, ये आपका क्या है सर, ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये आपका क्या है सर, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे भी एज इट इज देखेंगे हम, ये सर इसका एक्स एक्सिस है और ये सर इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब लोड आपका प्लेस हो रहा है आपके सेक्शन के सीजी से, तो उसको हम बोलेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। यानी कि जब मैं किसी लोड को पास करवा रहा हूं अपने कॉलम से, और जो कॉलम का जो सीजी है अगर लोड वहां से पास करेगा तो उसी कॉलम को हम बोलेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। ये कॉलम का सीजी है, कॉलम का सीजी बोले तो आपके पास पी आपने जैसे ही यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ये इस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, आपके सेक्शन के सीजी से मीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, एक्सियली लोडेड कॉलम बोलेंगे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं कि लोड इज प्लेस्ड, कि जो आपका लोड इज प्लेस्ड एट द सीजी ऑफ द सेक्शन, सीजी ऑफ द सेक्शन मतलब हो गया आपका कॉलम। ठीक है, तो इज नोन एज एक्सियली लोडेड कॉलम, इज कॉल्ड एक्सियली लोडेड कॉलम, इज कॉल्ड एक्सियली लोडेड कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सियली लोडेड कॉलम विद यूनी एक्सियल। अब ये क्या होता है कि अब जो आपका लोड है वो आपके कॉलम के सीजी से पास नहीं करेगा, वो कॉलम के अवे फ्रॉम पास करेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर अब पहले आपका बिल्कुल सीजी से पास कर रहा था, अब आपके कुछ मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहा होगा, बट मतलब बिल्कुल सीजी से नहीं कर रहा होगा। मान लेते हैं आपके पास वहां पे इतनी इसेंट्रिसिटी आ गई, इस पे अलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है लोड इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सीजी बट इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द लोड इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं द लोड इज प्लेस्ड एट एन eccentricity about वन एक्सिस, कि जो लोड अब जो प्लेस कर रहा है वो आपकी इसेंट्रिसिटी से पास कर रहा है, मतलब किसी सीजी से नहीं कर रहा है, उसके ई डिस्टेंस से कर रहा है। और जो ये इसेंट्रिसिटी होता है आपका, ये आपका 5% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको 5% इसेंट्रिसिटी के लिए तो अपना कॉलम डिजाइन करना ही करना है। क्लियर है? तो ये हो गया है। अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा आता है आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम विद बाई एक्सियल मूवमेंट। बाई एक्सियल मूवमेंट कि अभी तो जो आपका इसेंट्रिक कंडीशन था वो सिर्फ आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, अब आपका एक्सिस के लॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, यानी कि दोनों डायरेक्शन के लॉन्ग। मतलब आपकी जो अभी इसेंट्रिसिटी है वो आपके इसके लॉन्ग भी आ रही है, जिसको ई एक्स बोल देता हूँ, और इसके लॉन्ग भी आ रही है, जिसको हम ई वाई बोल देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द लोड is placed at an eccentricity about both axes। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है आपका एक्सियल लोडेड कॉलम विद बाई एक्सियल मूवमेंट बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी इंट्रोडक्टिव पार्ट्स था उसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है डियर। अगर आपने इसका एक भी टॉपिक स्किप कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कॉलम है वो आप काफ़ी मिस कर लोगे। तो जितना भी यहाँ पे पार्ट्स कवर किया है उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ताकि आप अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका इंपॉर्टेंट कोडल प्रिविजन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां पर हम बात करेंगे अपने IAS 456 2000 के इंपॉर्टेंट कोडल प्रिविजन की।